एक जिला कोर्ट में नए जज के आने से हड़कंप मच जाता है, क्योंकि जज साहब बहुत तेजी से फैसले करते हैं और जल्द से जल्द जो है न्याय करते हैं। और उसके लिए ऑर्डर जब लिखे जाते हैं तो स्टाफ भी हैरान है कि इतनी तेजी से ऑर्डर हम कहां से लिखें, ये जज साहब तो बहुत ही फास्ट स्पीड में काम कर रहे हैं। और जज साहब ने धीरे धीरे बहुत ही कम समय में 2470 कैदियों को जमानत पर रिहा कर दिया। इसमें यह बात निकलकर सामने आ रही थी कि जितने भी कैदी थे उनके प्रति जज साहब का रवैया काफी नरम था और वो जल्द से जल्द उनकी जमानत के मामले में फैसला कर देते थे और उन्हें रिहा कर देते थे। कोर्ट स्टाफ हैरान था कि अचानक से ये जो नए जज साहब आए हैं, इनका रुख पिछले जज से बिल्कुल अलग है। जो भी कोई कैदी का मामला आता है उसमें ये कैदी की साइड लेते हैं और कैदी के प्रति नरम रुख अख्तियार करते हैं। और आखिर में पता चलता है कि ये जज साहब जज नहीं बल्कि चोर थे, और चोर भी उस स्तर के कि चार्ल्स शोभराज के बाद शायद अगर दूसरे नंबर पर किसी का नाम लिया जाएगा वो इन्हीं चोर साहब का लिया जाएगा, जिनका नाम है धनी राम मित्तल। धनी राम पर कुल 127 मुकदमे दर्ज थे, 24 बार जेल गया, जेल से छूटकर वापस भी आया। 1000 वाहन चोरी के मामले उस पर दर्ज थे। हरियाणा के झज्जर में वो जज बनकर भी आया। पर कुल मिलाकर धनीराम बचपन से पढ़ने में तेज था, सरकारी नौकरी की तैयारी की, सरकारी नौकरी नहीं लगी, मगर धनीराम को पता था कि सरकारी सिस्टम काम कैसे करता है। जय हिंद दोस्तों, एक चोर अचानक से जज बन जाता है और जज बनने के बाद वो तकरीबन 2000 लोगों को जमानत भी दे देता है और वो अपने घर चले जाते हैं खुशी खुशी। ये चोर इतना बड़ा चोर था कि इसने 1000 के करीब गाड़ियां चोरी की थी और कई बार जेल जा चुका था। पर अचानक से इसकी नियुक्ति एक जज के तौर पर हो जाती है। सब इसे सैल्यूट करने लगते हैं, जहां से गुजरता है पुलिस वाले सैल्यूट करते चले जाते हैं, समाज में इज्जत बढ़ जाती है, अखबारों में खबरें छपती हैं। और उसके बाद एक खबर आती है जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। आज हम इसी चोर की बात करेंगे। नाम था धनीराम मित्तल और साल 1964। ये कहानी हरियाणा के झज्जर की है, जहां पर एडिशनल सिविल जज अचानक कोर्ट में आना बंद कर देते हैं। सब हैरान, स्टाफ हैरान, परेशान, कर्मचारी, ऑफिसर सारे हैरान, पुलिस हैरान कि आखिर जज साहब ने अचानक कोर्ट में आना बंद क्यों कर दिया। पर इस सबके पीछे आखिर कहानी क्या थी, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार का एक लेटर जज साहब को मिलता है। जज साहब के घर पर लेटर आता है, जज साहब पढ़ते हैं और उस लेटर में यह लिखा था कि आपको 2 महीने की जबरी छुट्टी पर भेजा जा रहा है। जज साहब जब ये लेटर पढ़ते हैं उसके बाद कोर्ट जाना बंद कर देते हैं। उसके बाद एक दूसरा लेटर आता है, उस लेटर में लिखा था कि अब ये दूसरे जज का नाम लिखा होता है, अब ये जज इन जज का काम देखेंगे। बस फिर क्या था, नए जज साहब कोर्ट में पहुंचते हैं और अपना कामकाज देखने लगते हैं। केस पर केस, सभी केसों की सुनवाई करते हैं, कई कैदियों को जमानत पर रिहा कर देते हैं। अब कैदी भी बहुत खुश है कि उन्हें जमानत मिल रही है और जितने भी कोर्ट का स्टाफ था वो देख रहा है कि जज साहब को कोर्ट का काम बहुत अच्छे से आता है, बहुत फास्ट जो है वो फैसले लेते हैं, बड़ी जल्दी डिसीजन लेकर कैदियों को रिहा कर देते हैं। मगर एक चीज जो है वो सभी कर्मचारी नोट कर रहे थे कि जज साहब कैदियों के प्रति बड़ा ही नर्म रुख अख्तियार करते हैं, जिसका भी मामला आता है उसे जमानत पर रिहा कर देते हैं। अब ये सब देखकर सभी हैरान थे कि अचानक से, देखिए पुराने जज थे वो काफी ध्यान से चीजों को देखते थे, मगर ये नए जज साहब आए हैं वो कुछ देखते नहीं मगर सीधा ही कैदी को रिहा कर देते हैं। तो ये सब कुछ कोर्ट में चल रहा था। 2470 कैदियों को जमानत दी जा चुकी थी। अखबारों में भी ये खबर सुर्खियां बनने लगी, समाज में भी लोग पूछने लगे कि भाई ऐसा कौन सा जज है जो लगभग हर कैदी को बेल दे देता है, हर कैदी के प्रति नरम रुख अख्तियार करता है। आम लोगों और मीडिया में ये खबर बहुत ज्यादा फैल गई। अब हाई कोर्ट से जब बाद में कंफर्म किया गया तो कुछ और बात ही पता चली। ये जज साहब तकरीबन 2 महीने कोर्ट में रहे और लगातार फैसले सुनाते रहे। पर उसके बाद जब पोल खुली, जब सच्चाई का पता लगा तो सब हक्के बक्के, सब हैरान रह गए। और अचानक से एक दिन ये जज साहब कोर्ट में आना बंद कर देते हैं। फिर हाई कोर्ट में मैटर पता किया जाता है कि भाई जज साहब कोर्ट में नहीं आ रहे हैं। तो हाई कोर्ट से पता चलता है कि ना तो पिछले जज को छुट्टी पर जाने का ऑर्डर कोई रजिस्ट्रार ने जारी किया था, दूसरी बात ना ही किसी नए जज की नियुक्ति की गई थी।
अब कोर्ट का स्टाफ, अधिकारी, पुलिस सब हैरान परेशान कि ये आखिर अदालत में चल क्या रहा था। और खुलेआम एक जज रोज ऑफिस में आता था, कोर्ट में आता था, सुनवाई करता था। अब कोई नया व्यक्ति कोर्ट में इतनी अच्छी तरह से सुनवाई भी नहीं कर सकता जज बनकर, तो लोगों को समझ ही नहीं आया कि आखिर इस मामले की सच्चाई थी क्या। हड़कंप मच गया और फिर जो है जितने भी कैदी थे जिनको बेल पर रिहा किया गया था, जमानत पर रिहा किया गया था, उन्हें ढूंढने के लिए पुलिस जाती है, एक एक करके कैदी को पकड़ा जाता है। उसके बाद सुनवाई का जो पूरा सिनेरियो था फिर से शुरू होता है। अब ये व्यक्ति कौन था जिसने लगभग 2 महीने तक तहलका मचा दिया हरियाणा के झज्जर की कोर्ट में? यह व्यक्ति जिसका नाम धनीराम मित्तल, जन्म हुआ साल 1938 में, और धनीराम मित्तल भिवानी में इनका जन्म हुआ और पढ़ने में बचपन से ही तेज थे। घर में काफी होशियार बच्चे के तौर पर जाने जाते थे। और रोहतक से इन्होंने, जब एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा था तो पुराने समय में देखिए पढ़ने के ऊपर ज्यादा जोर नहीं दिया जाता था। पुराने समय में खेती बच्चे को करवाई जाती थी। अगर होशियार या जिम्मेदार बच्चा है तो उसे बोल देते थे कि आप घर की खेती करिए। मगर ये पढ़ने में इंटेलिजेंट थे, इसलिए इन्होंने रोहतक से 1964 में ग्रेजुएशन की। तो उस समय ग्रेजुएशन करना एक बड़ी बात मानी जाती थी। अब उम्मीद ये थी कि ये सरकारी नौकरी लग जाएंगे और लगातार धनीराम मित्तल ने सरकारी नौकरी की तैयारी भी की। और किस्मत को जो मंजूर, धनीराम मित्तल की सरकारी नौकरी नहीं लगी। अब धनीराम ने ARTO के ऑफिस में जाना शुरू कर दिया। वहां पर छोटी छोटी बारीकियां सीखनी शुरू कर दी। और जो दलाल वहां पर कागज तैयार करते थे तो उनको देखने लगा कि यहां पर कागज कैसे तैयार होते हैं, यहां पर लाइसेंस कैसे बनते हैं, कुल मिलाकर प्रोसेस क्या होती है। तो धनीराम बचपन से ही पढ़ाई में तेज था, तो उसने जल्दी ही सभी चीजों को कैच कर लिया और वो समझ गया कि ये पूरा सिस्टम आखिर चलता कैसे है। अब धनीराम, जो कि सरकारी नौकरी में तो फेल हो चुका था, पर उसका ध्यान जो है अब दूसरी जगह पर जाने लगा था, वो था चोरी। धनीराम ये सब कुछ सीखने के बाद अब चोरी की ओर उसका रुझान काफी बढ़ चुका था। इसके बाद धनीराम ने किया क्या, वो दलालों के पास बैठता और ना सिर्फ उसने असली कागज बनाने सीखे, बल्कि इसके साथ ही फर्जी कागज कैसे तैयार होते हैं, कोई भी वाहन जो चोरी किया गया है उसका फर्जी कागज कैसे तैयार होगा, वो सब धनीराम ने सीख लिया था और वो एक्सपर्ट बन गया था। ARTO ऑफिस के जो दलाल थे वो धनीराम के अच्छे दोस्त बन गए थे। काफी उठना बैठना था, एक एक बारीकी अब धनीराम को पता लग चुकी थी। इसके बाद धनीराम ने बहुत तेजी से चोरी की दुनिया में एक्सपेंड करना शुरू किया। धनीराम ने शुरुआत में 1-2 गाड़ियां चोरी की और उसके बाद पकड़ा भी गया। मगर यहां पर धनीराम नहीं रुका, क्योंकि जब वो पकड़ा गया तो कुछ देर बाद वो जेल से बाहर भी आ गया, रिहा भी हो गया। उसके बाद उसने फिर से गाड़ियां चोरी की और यह सिलसिला लगभग साल 1968 तक चलता रहा। गाड़ियां चोरी करता, उसके बाद पकड़ा जाता, जेल जाता और कुछ दिन के बाद छूटकर फिर से वापस वही धंधा शुरू कर देता। तो धनीराम एक पूरा जो है प्रोफेशनल चोर बन चुका था। मगर साल 1968 में अचानक से एक दिन वो अखबार पढ़ता है, कोई स्टोरी पढ़ता है वो अखबार में, और उस स्टोरी को पढ़ के उसे ये समझ आता है कि रेलवे में स्टेशन मास्टर अगर बना जाए तो आराम से जीवन व्यतीत किया जा सकता है। उसके बाद धनीराम फिर आगे बढ़ निकलता है। धनीराम रेलवे का एक लेटर जारी करता है और सीधा रेलवे स्टेशन में भेज देता है। उस रेलवे के लेटर में लिखा था कि अब एक नए स्टेशन मास्टर की नियुक्ति की जाती है और वो इस तारीख को ज्वाइन करेंगे। और ज्वाइनिंग के लिए खुद धनीराम मित्तल वहां पर पहुंच जाते हैं। अब धनीराम वहां पर पहुंचते हैं, शुरुआत में सभी सैल्यूट करते हैं, खुश होते हैं कि हमारे अधिकारी आए हैं। और धनीराम एक आम अधिकारी की तरह, क्योंकि वो पढ़े लिखे भी थे और इसके साथ ही सरकारी नौकरी की तैयारी कर चुका था, और इसके साथ ही अब उसको एक्सपोजर ज्यादा हो चुका था, क्योंकि वो ARTO में जाकर वहां पर देख चुका था कि अधिकारी किस तरह काम करते हैं, दलाल कैसे काम करते हैं, सोसाइटी समाज में कैसे रहा जाता है और कैसे बिहेव किया जाता है। अब वो अधिकारी के तौर पर नौकरी करने लगा। उस रेलवे स्टेशन से रोज कई ट्रेनें गुजरती और स्टेशन मास्टर के नाम पर लगभग हर कागज पे साइन धनीराम ही करता था। यह सिलसिला 1968 से शुरू हुआ। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, लगभग 6 साल तक यह सिलसिला चलता रहा। 1974 तक यह सिलसिला चला और उसके बाद धनीराम के मन में आया कि अब मैं ये नौकरी करके बोर हो चुका हूं
अब मुझे कुछ नया करना चाहिए और धनीराम वहां से निकल पड़ा। स्टेशन मास्टर की नौकरी छोड़ने के बाद धनीराम के मन में एक ख्याल आता है कि मैंने जो काम करना है वो तो चोरी का ही करना है, पर अगर मैं पकड़ा जाऊं तो मुझे पुलिस अपने जाल में फंसा ना सके, अदालत में मैं बाहर आ जाऊं, ऐसा दिमाग मेरे पास होना चाहिए, ऐसी पढ़ाई मुझे पढ़नी चाहिए। तो धनीराम के मन में आता है कि मैं क्यों ना वकालत की डिग्री ले लूं। धनीराम राजस्थान पहुंचता है और वकालत की पढ़ाई शुरू कर देता है और वकालत की डिग्री उसने फाइनली ले भी ली। वकालत की डिग्री लेने के साथ साथ वो दो और काम करता है जो काफी अहम थे। एक तो जो लोग हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के तौर पर काम करते हैं तो उनकी तरह धनीराम ने भी सोचा कि मैं हैंडराइटिंग एक्सपर्ट का काम सीखूं। तो उसने पहले स्पेशलाइजेशन हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के तौर पर किया और उसके बाद वो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट बन भी गया। यहीं पर नहीं रुका, उसने पढ़ाई आगे भी की। उसने ग्राफोलॉजी, जो कि अधिकारियों की भाषा होती है, उसको समझने का एक पूरा एक तरीका होता है ग्राफोलॉजी, उसका भी कोर्स किया। और उसे करने के बाद धनीराम अब ये सोचने लगा कि मैं किसी भी दफ्तर में जाकर काम करने के लिए पूरी तरह से सशक्त हूं और काबिल हूं। ये बात 1970 और 80 के दशक की है। उस समय कंप्यूटर हुआ नहीं करते थे, रजिस्टर में एंट्री होती थी, पुराना समय था, हर काम रजिस्टर में एंट्री करके दर्ज करके किया जाता था। अगर कुछ चेक भी करना होता था तो रजिस्टर को चेक किया जाता था कि आखिर क्या ये एंट्री सही है, क्या ये व्यक्ति सही है, क्या इसकी प्रामाणिकता सही है, तो वो सब रजिस्टर में चेक होता था। धनीराम पहुंचता है पटियाला कोर्ट में, कुछ समय वहां पर भी नौकरी करता है, वहां पर एक्सपीरियंस लेता है कि कोर्ट में आखिर काम होता कैसे है। रोज वो लोगों को आते जाते देखता और कोर्ट में सारी फंक्शनिंग देखता और धनीराम कुछ समय में एक्सपर्ट हो गया कि कोर्ट में काम कैसे होता है, क्योंकि पहले उसने वकालत की पढ़ाई करी, उसके बाद उसने कोर्ट का काम देखा। तो अब उसे पता चल चुका था कि आखिर अदालत में काम होता कैसे है, एक जज कैसे काम करता है, एक वकील कैसे काम करता है। अब वो लगभग अपने ही मन में अपने आप को एक्सपर्ट सोचने लगा। वकालत के कुछ समय बाद धनीराम केस लड़ना शुरू कर देता है और केस कई लोगों के लड़ता है और लोगों को विश्वास दिलाता है कि मैं आपको इस केस में बरी भी करवा दूंगा। लोगों को यकीन आता है, कई केस उसके पास आते हैं, तो अदालत में वो एक अच्छे वकील की तौर पर जो है एस्टेब्लिश होना चाहता था। अब धनीराम ये ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर 127 मुकदमे दर्ज हो चुके थे और इसके साथ ही दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान में ये मुकदमे दर्ज थे और उम्र दराज होने की वजह से अब उसका नेटवर्क भी ढीला पड़ता जा रहा था। पहले धनीराम का नेटवर्क पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में बहुत मजबूत माना जाता था, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ रही थी अब जो उसके नेटवर्किंग के लोग थे वो भी उसका ज्यादा साथ नहीं दे रहे थे। तो इसलिए साल 2016 में आखिरी बार धनीराम पकड़ा गया 3 गाड़ियों की चोरी के मामले में। हालांकि धनीराम कुछ समय बाद बचकर निकल गया, मगर धनीराम का ये जो मामला है वो अपने आप में इतिहास में दर्ज हो गया कि धनीराम कैसे कोर्ट में आया, कैसे जज बना और कैसे उसने ये सब पूरा इतना बड़ा कांड कर दिया। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में वाहन चोरी करता था और पुलिस ने जब जांच की 2016 में जब आखिरी चोरी हुई, तो उससे पहले भी जब कई मामले सामने आए तो उसमें जब पुलिस ने जांच की तो सीसीटीवी देखे गए, सीसीटीवी खंगाले गए। उसमें जब ये खबर फैली, मीडिया में फैली, तो लोग निकलकर सामने आए। लोगों ने कहा कि हम धनीराम को देख चुके हैं। लोग खुद थाने गए, उन्होंने कहा कि हमने इसे कई गाड़ियों के पास देखा है। धनीराम का बढ़ती उम्र में मोडस ऑपरेंडी क्या था, वो गाड़ियों के नजदीक जाता और चाबी लगा देता। जब कोई व्यक्ति उसे देखता तो वो कहता कि बेटा मैं बुजुर्ग हो चुका हूं, इसलिए मुझे पता नहीं चला, मैंने अपनी गाड़ी के बजाय आपकी गाड़ी में चाबी लगा दी, और वो चुपचाप बच निकलता। तो ये मोडस ऑपरेंडी उसके काफी समय तक काम आया और उसके बाद धनीराम लगातार अपना नेटवर्क ऐसे ही चलाता रहा, अपना काम ऐसे ही करता रहा। लोगों ने बताया कि धनीराम को कई जगह उन्होंने देखा मगर इनोसेंट समझकर छोड़ दिया। उन्हें लगा कि ये व्यक्ति बूढ़ा है, शायद इसी वजह से ये इस तरह से काम कर रहा है। लोग थानों में पहुंचे, लोग मीडिया में गए, उन्होंने बताया कि धनीराम खुलेआम किस तरह से चोरियां करता रहा। एक और खास चीज जो थी वो धनीराम की ये थी कि वो रात को गाड़ियां चोरी नहीं करता था, बल्कि दिन में खुलेआम गाड़ियों की चोरी करता और उसे कोई भी व्यक्ति रंगे हाथों गिरफ्तार नहीं कर पाया। धनीराम की गिरफ्तारी बाद में ही होती थी, जिससे वो बचकर निकल जाता था। अब इस पूरे मामले में एक सीख देखने को मिलती है कि आप कितने भी बड़े चोर हों, एक दिन आप पकड़े ही जाते हैं। पकड़े नहीं जाते तो कानून का डर सताता है, इसलिए चोर खुद ही भाग जाता है। धनीराम इस कहानी में
वो सीधे एक किरदार के तौर पर एंट्री करते हैं, वो सीधा एडिशनल सिविल जज बन जाते हैं और कोर्ट में जाकर फैसला सुनाने लगते हैं। 2470 कैदियों को रिहा करने के बाद धनीराम के मन में आया कि एक दिन तो मैं पकड़ा ही जाऊंगा, इसलिए मुझे जल्द से जल्द यहां से निकल जाना चाहिए। धनीराम लगभग 2 महीने कोर्ट में जज के तौर पर रहते हैं। पुलिस भी सैल्यूट करती है, कोर्ट का स्टाफ भी सैल्यूट करता है, कैदी भी हैरान परेशान है कि ऐसा जज, इतना अच्छा जज कहां से आ गया जो भगवान के तौर पर हमारे फैसले कर रहा है और जमानत दे रहा है। पर अचानक से ये जज गायब हो जाता है और चला जाता है। पर इस सब के बीच हमें समझने को ये मिलता है कि बुरे का अंत बुरा ही होता है, और जो चोर होता है उसे या तो खुद पकड़े जाने का डर होता है या कानून उस तक खुद पहुंच जाता है। इसलिए बुरे रास्ते से बचें, बुरे काम से बचें। जय हिंद।